हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PIMT यूट्यूब चैनल। एमबीए सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है स्पेशलाइजेशन का, जो हमारा है एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉ, जिसका हमारा HR 03 है कोड, सब्जेक्ट कोड। इसके अंदर हम अपना नेक्स्ट एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉ का सब्जेक्ट है, इसके अंदर डिफरेंट एक्ट्स हैं। हम प्रीवियस एक्ट्स कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट एक्ट है इसमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1923, और जो बाद में हम एड हुआ था 1936 में। इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे कि जो हमारे वेजेस के रिगार्डिंग जो क्या क्या है पेमेंट ऑफ वेजेस, किस तरीके से फैक्ट्रीज में या कोई भी अदर एस्टैब्लिशमेंट होती है, जैसे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर या किसी और भी एक्ट के अंदर, हमने अपने अंदर काम करके वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को पेमेंट किस तरीके से देनी है, किस टाइम पर देनी है, कौन कौन सी डिडक्शन होनी है, ये सारे हम इस एक्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका करेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, कि हमने ये एक्ट क्यों बनाया, इसका पर्पस क्या था। टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयड पर्संस, कि हमने जो अपने एम्प्लॉयड पर्सन जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे फैक्ट्रीज में, हमारी शॉप्स पे या कोई भी अदर एस्टैब्लिशमेंट है, रेलवे है, किसी भी जगह पर कोई एम्प्लॉय है काम कर रहा है, तो उसकी पेमेंट हमने किस तरीके से करनी है। और उस पर भी हमने पेमेंट करने को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 फोल्ड है ये। पहले है फर्स्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस की, पहले सबसे पहले हमारा मेन डिसीजन होता है कि हमने मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एक डेट सेट करनी कि जिस दिन पर पेमेंट होगी अपने वर्कर्स की। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसके अंदर, सेकेंडली द रिडक्शन फ्रॉम वेजेस वेदर इज फाइन और अदरवाइज, कि अगर हमने उन वेजेस में जो हम वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर कोई डिडक्शन करनी है, वो सारी भी इसके अंदर कैलकुलेट होंगी, वो सारी वेजेस में से डिडक्ट हो जाएंगी, तब उसे फाइनल वेज की पेमेंट होगी। डिडक्शन फाइन भी हो सकते हैं, कोई एडवांस दिया हुआ है वो भी हो सकता है, कोई उन्होंने कोई भी सर्विस रेंडर की है उसकी जो, अगर एम्प्लॉयर ने कोई सर्विस रेंडर की है उसकी भी डिडक्शन है, ये सब चीजें भी अलाउंसेस वगैरह की, ये सब इसमें एडवांसेस वगैरह सब डिडक्ट हो जाते हैं, तब उसे फाइनल पेमेंट मिलती है उसकी वेज की। नेक्स्ट इसके अंदर है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, कि एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ये हमारा है पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री, सॉमिल, बीनिंग फैक्ट्री, गोडाउन्स, यार्ड्स, एक्सेट्रा एज डिफाइंड इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर जो पर्सन, जहां पर हमने बोला है कि जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय की डेफिनेशन जो हमने पर्टिकुलरली की हुई है वहां पर, वो सारे पर्सन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उन सब पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। ट्रामवे सर्विस और मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस इंगेज इन कैरिंग पैसेंजर्स और गुड और बोथ बाय रोड फॉर हायर एंड रिवॉर्ड, कि अगर कोई ट्रामवे सर्विस है, कोई रेलवे सर्विस है, कोई मोटर ट्रांसपोर्ट है, जो पैसा लेकर, कोई वेजेस लेकर किसी को मतलब हायर बेसिस पे किसी को ट्रैवल करवाती है, तो उसकी पेमेंट किस तरीके से होगी। और फिर एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, डॉक, श्वाफ, इनलैंड वेसल, मैकेनिकली प्रोपेल्ड, ये सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। फिर है माइन, क्वेरी और ऑयल फूड प्लांटेशन, माइंस वगैरह भी इसी के अंदर इंक्लूड होगी। उनके जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी पेमेंट भी इसी एक्ट के अंदर होगी। वर्कशॉप और अदर एस्टैब्लिशमेंट्स एक्सेट्रा, कि जो वर्कशॉप्स होती हैं या कोई अदर एस्टैब्लिशमेंट होती है, उनके एम्प्लॉयज की पेमेंट भी इसी एक्ट की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही होगी। फिर है इसके अंदर जो हमारी टर्म है वेज। वेज होती क्या है, क्योंकि हमारा है एक्ट का नेम है पेमेंट ऑफ वेज, तो वेज क्या होती है, वेज की डेफिनेशन हम कर रहे हैं। सबसे पहले वेज इंक्लूड्स एनी रेम्युनरेशन, की कोई भी रेम्युनरेशन किसी भी तरीके का, पेबल अंडर एनी रिवॉर्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, कि कोई अवार्ड है या सेटलमेंट है जो पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू होती है या फिर ऑर्डर बाय कोर्ट, जो भी उन्हें सेटलमेंट होती है, जो भी रिवॉर्ड दिया जाता है या पेमेंट दी जाती है, दैट इज कॉल्ड वेज। ओवरटाइम वर्क और हॉलिडे और एनी लीव पीरियड, कि अगर कोई ओवरटाइम या आपने किसी दिन ओवरटाइम काम किया है, कोई आपने हॉलिडे पे काम किया है, कोई लीव का है उसके अंदर प्रोविजन, ये सारी चीजें भी वेज के कैलकुलेशन में इंक्लूड होती है, वेज में इंक्लूड होती है। एनी एडिशनल रेम्युनरेशन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की अगर हमें कोई इनके अलावा भी कोई एडिशनल रेम्युनरेशन मिल रही है, वो सब भी हमारे वेज के टर्म के अंदर आती है। वेज डज नॉट इंक्लूड एनी बोनस, पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड, ट्रेवलिंग अलाउंस एंड एनी ग्रेच्युटी, मींस वेज के अंदर हमारे सिर्फ नॉर्मल रेम्युनरेशन वगैरह या अवार्ड्स वगैरह आते हैं, इसके अंदर कोई भी हमारा प्रोविडेंट फंड नहीं आता, प्रोविजन फंड नहीं आता, बोनस नहीं आता, ना ही कोई ट्रेवलिंग अलाउंस या कोई ग्रेच्युटी इंक्लूड होती है हमारी वेज की डेफिनेशन के अंदर। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 3, कि जो हमारे एक्ट है इसके अंदर भी डिफरेंट सेक्शंस हैं। इसमें सेक्शन 3 में कि किसकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि पेमेंट ऑफ वेजेस की, तो वो हम इसके अंदर कर रहे हैं। एवरी एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट टू पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम ऑफ वेजेस रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर दिस एक्ट। कि जो भी पर्सन है जो पर्टिकुलरली एम्प्लॉयड किया गया है सिर्फ वेजेस पे करने के लिए, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं उन्हें टाइमली वेजेस मिले और जितनी उनकी बनती है वेजेस वो सारे उन्हें मिले। Provided that in case of persons employed in a factory, if a person has been named as the manager of the factory under section 7 of the Factories Act, कि अंडर 7 जो हमने फैक्ट्रीज एक्ट तक पहले किया हुआ है उसके अंदर सेक्शन 7 के अंदर हमारी प्रोविजन थी मैनेजर की, तो उस मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि जो उसकी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उन्हें पेमेंट करें। इन इंडस्ट्रियल अदर एस्टैब्लिशमेंट, इफ देयर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल अदर एस्टैब्लिशमेंट, कि मीन्स अगर कोई हमारी इंस्टीट्यूशनल या कोई और एस्टैब्लिशमेंट है उसमें कोई पर्सन ने स्पेसिफिकली अपॉइंट किया हुआ है लेबर्स के साथ जो सुपरविजन के लिए उनकी कंट्रोल के लिए, तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके प्रॉपर टाइम पर वेज की पेमेंट का। इसकी आगे कंटिन्यूशन में है कि अपॉन रेलवेज, इफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हैज नॉमिनेटेड अ पर्सन इन दिस बिहाफ फॉर द लोकल एरिया कंसर्न, कि या तो रेलवे का जो हमारे रेलवे के कंसर्न में हमारा जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, या उसने अगर अपने बिहाफ पर लोकल एरिया में कोई अलग पर्सन को अपॉइंट किया हुआ है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है पेमेंट के लिए। The person so named, the person so responsible to the employer or the person so nominated as the case may be for such payment। इनमें से अगर किसी का हमने नेम मेंशन कर दिया या किसी को नॉमिनेट कर दिया या अपने बिहाफ पर किसी को कह दिया पेमेंट करने के लिए, तो वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वर्कर्स की टाइमली पेमेंट करने का, वेजेस को देने का। इसके अंदर नेक्स्ट हमारा फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, ये है हमारा सेक्शन 4 के अंदर कि हमारा जो वेज पीरियड है कि किस टाइम पर हमें वेज मिलेगी, किस टाइम पर हमें सैलरी मिलेगी वर्कर को, ये सारी एक टाइम फिक्स पहले से ही हो जाना चाहिए। और ये किस तरीके से होगा, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड कैसे होगी। नंबर 1 है इसके अंदर एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 3 शेल फिक्स पीरियड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच वेज शेल बी पेएबल, कि उसके सेक्शन 3 के अंदर मतलब जो पर्सन हमने अपॉइंट किए हैं वेजेस की पेमेंट के लिए, सेक्शन 4 के अंदर उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो एक टाइम लिमिट, एक टाइम, एक डेट डिसाइड कर लें कि इस डेट को वेजेस की आपकी पेमेंट होगी। नो वेज पीरियड शैल एक्सीड 1 मंथ फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, कि अगर कोई भी हमारा वेज पीरियड फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा डिले हो जाता है तो वो 1 मंथ से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। विद इन 1 मंथ, उस ड्यू डेट के 1 मंथ के अंदर अंदर आपको पेमेंट मिल जानी चाहिए, आपको वेजेस मिल जानी चाहिए। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, कि ये तो फिक्सेशन ऑफ टाइम का क्या आपने फिक्स करना है कि जब भी आपने काम, फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में काम किया तो आपको फरवरी में मतलब आपको पेमेंट 1 महीने के अंदर अंदर उस काम की मिल जानी चाहिए। तो फिक्सेशन का ये टाइम पीरियड की कितने टाइम के बाद आपको पेमेंट मिलती है। फिर टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस की किस टाइम पर पेमेंट होगी। इसमें एनी रेलवे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट अपॉन और इन विच लेस देन 1000 पर्सन्स आर एम्प्लॉयड shall be paid before the expiry of 7th day, कि मीन्स जो भी आपकी डेट निकलती है कि आपको 1 मंथ के अंदर पेमेंट मिलेगी, आपको फॉर एग्जांपल 10th को मिलेगी, हर महीने के 10th को पेमेंट मिलेगी, तो वो आपको 7 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट वो मिल जानी चाहिए। कि अगर आपकी डेट फॉर एग्जांपल 10 फिक्स की हुई है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, अगर वैसे 10 को मिल जानी चाहिए लेकिन मैक्सिमम पेमेंट क्या है उसके 7 डेज के अंदर 17 तक आपको पेमेंट को मिल जानी चाहिए, आपको दे देनी चाहिए जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट के। एनी अदर रेलवे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल यूनिट शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वेज पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द वेजेस आर पेएबल, कि मींस अगर कोई हमारी रेलवे फैक्ट्री या कोई अदर जो हमारी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है उसमें 10th डे के अंदर अंदर आपको एक्सपायरी ऑफ 10th डे से पहले पहले, मींस 7 डेज तो हमारी रेलवे फैक्ट्री में है जिसमें 1000 से कम एम्प्लॉयज है, लेकिन जहां पे ज्यादा एम्प्लॉय है वहां पर आपको 10 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट करनी जरूरी है। ड्यू डेट जो आपने पहले ही डेट डिसाइड की है उसके भी अगर आप फॉर एग्जांपल उस दिन पर पेमेंट नहीं करते तो उस दिन के भी 10 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है। नेक्स्ट इसके अंदर मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, की मेथड क्या होगा पेमेंट करने का वेजेस को। Wages must be paid in current coin or currency notes or in both or not in
कि आपको या तो करेंसी नोट्स में, करेंसी कॉइन्स में आपको जो इस टाइम चल रही है उसी में पेमेंट करनी है, आप पुरानी करेंसी यूज नहीं करेंगे। और ये हमारा बैंक है सेक्शन 6 के अंदर। Wages can be paid by check or by crediting them in the bank account if so authorized in writing by an employed person। कि अगर आपको पहले से ही आपने बता दिया है अपने एम्प्लॉइज को कि आपको उसका चेक मिलेगा या फिर आपका अकाउंट में सीधा ही क्रेडिट हो जाएगा, तो ये भी पहले ही मेंशन हो जाना चाहिए रिटन फॉर्म में। एम्प्लॉय के पास ये चीज होनी चाहिए कि उनकी अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगी या उन्हें चेक मिलेगा, क्योंकि चेक हमेशा 3 डेज के बाद ही इन कैश हो सकता है। ये कुछ और प्रोविजंस भी होती है चेक्स की, उस अकॉर्डिंगली तो हमें ये प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए कि आपको क्या मेथड है पेमेंट का। रिडक्शन मेड फ्रॉम वेजेस, अब हमने पहला इसका पॉइंट हमने क्योंकि 2 पॉइंट्स पे हमारी जो हमारी ये एक्ट है हमारा 2 पॉइंट्स पे है। एक तो है कि पेमेंट ऑफ वेजेस करनी है, दूसरी है इसके अंदर रिडक्शंस को मतलब ध्यान में रख के फिर हमने वेजेस लास्ट में देनी है। तो रिडक्शंस कौन सी है जो हमने वेजेस में से करनी है, अब हम एक एक करके उनके बारे में। Reduction such as fine, reduction from amenities and services supplied by the employer, advances paid, overpayment of wages, loan granted for house building or other purpose, income tax payable in pursuance of the order of the court, provident fund, contribution, cooperative societies, means ये सारी हमारी reductions है जो हमारे wages में से एक employee के wages में से employer करता है at the time of payment। ये हमारा है सेक्शन 7 के अंदर। हम अब कंटिन्यूसली कर रहे हैं, 3 किया, फिर 4 किया, 5, 6 और हमारा 7 आ गया है। 8 हमारा है फाइन। अब हमने किया है कि हमने फाइन्स को डिडक्ट करना है। अब फाइन होते क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग कि व्हाट आर द फाइन्स अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो फाइन का होता है नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन सेव इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स एंड ओमिशन ऑन हिज पार्ट एज एन एम्प्लॉयर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट or of the prescribed authority may have specified by notice under section subsection। कि मीन्स जो फाइन है प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए कि इस चीज का, अगर आपने इस चीज की अगर कोई आपने ये चीज रूल फॉलो नहीं किया या कुछ ऐसे आपने इसके डायरेक्शंस फॉलो नहीं की तो आपको फाइन लगेगा। प्रॉपर नोटिस होना चाहिए। अगर आपने वो नोटिस नहीं बनाया हुआ, प्रॉपर लोगों को नहीं पता कि इस चीज का भी फाइन लग सकता है, तो आप वो डिडक्शन उसे एज ए फाइन चार्ज नहीं कर सकते, उसे डिडक्ट नहीं कर सकते। A notice specifying such acts and omissions shall be exhibited in the prescribed manner on the premises in which the employment is carried on। कि मीन्स अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो या अगर आप घर से काम करवा रहे हो या किसी और जगह से काम कर रहे हो, आपका फील्ड पर कोई काम है या मार्केट मतलब बाहर कोई है काम, तो तब भी प्रॉपर नोटिस होने चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं या ओमिशंस हैं या कोई ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके फाइन आपको चार्ज हो सकते हैं और कितने कितने चार्ज हो सकते हैं, ये सब प्रॉपर्ली मेंशन पहले से ही होना चाहिए, एम्प्लॉय की नॉलेज में होनी चाहिए चीज। No fine shall be imposed on any employed person until he has given an opportunity of showing cause against the fine or otherwise done in accordance with such procedure as may be prescribed for the imposition of fines। कि मीन्स फाइन इम्पोज करने के टाइम करने से पहले हमें पहले एम्प्लॉय को पूरा टाइम देना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके, अपना रीजन दे सके कि उसने वो एक्ट या कोई ओमिशन क्यों की है, इसलिए उसकी बात को सुनने के बाद ही उस पर फाइन इम्पोज किया जाए। अगर आप उसकी कोई भी जो भी उसने अपनी दी है वर्डिक्ट उससे आप सेटिस्फाइड नहीं। The total amount of fine which may be imposed in any one wage period on any employed person shall not exceed an amount equal to 3% of the wages payable to him in respect of that wage period। कि मीन्स अगर उसे आप फाइन इम्पोज करते भी हो तो वो फाइन भी 3% ऑफ इस वेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की 10,000 रुपीज अगर किसी की है सैलरी या वेज तो उसका 3% हमारा 300 रुपीज ज्यादा है, तो 300 रुपीज से ज्यादा उससे चार्ज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ 3% ही चार्ज कर सकते हो एक बार। अगली बार अगर कोई ऑफेंड करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली चार्ज होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम चार्ज कर रहे हो तो 3% ऑफ हिज सैलरी ही चार्ज कर सकते हो, फाइन उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम है। No fine shall be imposed on any employed person who is under the age of 15 years। और अगर कोई 15 ईयर से एज का कम का कोई काम कर रहा है आपके अंदर एम्प्लॉयड है तो आप उससे कोई भी फाइन नहीं चार्ज कर सकते। नेक्स्ट इसके अंदर सेक्शन 9 के अंदर डिडक्शन फ्रॉम एक्सेस
अगर उसने कोई लीव नहीं ली है पहले ही, जैसे एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि आपको लीव अप्लाई करनी पड़ती है, अगर उसने लीव अप्लाई नहीं की है और विदाउट एनी रीजन उसने बहुत ही इमरजेंसी, मतलब अगर तो इमरजेंसी में उसने कोई छुट्टी ली है तो अलग बात है, लेकिन अगर उसने बिना बात के कोई छुट्टी ली है, वो भी उस दिन जिस दिन उसने सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वर्क पे, तो उस दिन आपका पूरे दिन के लिए किसी पार्ट के लिए उसने छुट्टी ली है, तब उसकी सैलरी डिडक्ट होगी, उसकी वेज डिडक्ट होगी। If 10 or more employed person remains absent, then such deductions may not exceed his wage for 8 days. He means अगर कोई willingly 10 या 10 से ज्यादा लोग इकट्ठे अपने काम से एब्सेंट हो जाते हैं, मतलब एक ग्रुप एब्सेंट हो जाती है, तो वो वेज 8 डेज से ज्यादा उसकी सैलरी नहीं कट कर सकते। कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल पनिशमेंट के तौर पर भी उन्हें डिडक्शन की है, तो वो 8 डेज की सैलरी से ज्यादा उसे आप नहीं डिडक्ट कर सकते। फिर है हमारे सेक्शन में डिडक्शन फॉर द डैमेज और लॉस, कि अगर वो कोई डैमेज कर देता है प्रॉपर्टी को, फैक्ट्री की, किसी प्रीमिसेस की, किसी शॉप की, किसी रेलवे, मतलब कोई भी जहां पर वो एम्प्लॉयड है वहां की कोई प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, या कोई चीज उससे टूट फूट जाती है, गुम जाती है, लॉस होता है उससे कोई, तो उसकी क्या डिडक्शन है? Such reduction shall not exceed the amount of damage or loss caused to the employer. It means जो भी अमाउंट आप चार्ज करोगे वो एम्प्लॉयड को जितना नुकसान हुआ है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही उस कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए जितनी की उसकी कॉस्ट थी, जो चीज की नुकसान हुआ। एम्प्लॉय इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉस्ट, और एम्प्लॉय के पास पूरी एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ताकि वो अपना कारण बता सके कि किस कारण उससे ये गलती हुई है, किस कारण ये डैमेज हुआ। फिर हमारा ऑल सच डिडक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर, कि जो भी डिडक्शंस आपने की है वो सारे रजिस्टर में प्रॉपर्ली एंटर होनी चाहिए कि हमने ये डिडक्शंस इस कारण पे की है। फिर हमारा नेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है डिडक्शंस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, कि अगर आपने कोई सर्विसेज रेंडर्ड की है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने आपके लिए कोई सर्विस रेंडर की है, तो उसके लिए डिडक्शंस होंगी, वो होंगे सेक्शन 11 के अंडर। When accommodation, amenity or service has been accepted by the employee, कि अगर आपको हाउस अलाउंस वगैरह दिया हुआ है, इस तरीके की सर्विस दी है, तो उसकी भी डिडक्शंस होंगी आपकी वेज में से। सेक्शन 12 में है डिडक्शंस फॉर द रिकवरी ऑफ एडवांसेस, कि अगर आपको कोई एडवांसेस दिए हुए हैं एम्प्लॉयर ने, उसकी डिडक्शन भी आपकी जो वेज की कैलकुलेशन है उस टाइम पर होगी, ये सेक्शन 12 के अंडर है। रिकवरी ऑफ एडवांस गिवन बिफोर एम्प्लॉयमेंट बिगेन शेल बी मेड फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट, कि इस टाइम से लेकर आपकी जो डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी अगर आपने कोई एडवांस दिया है। रिकवरी ऑफ एन एडवांस गिवन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट बिगिन शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इम्पोज, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट से पहले कोई एडवांस दिया हुआ है तो उसकी रिकवरी होगी फर्स्ट पेमेंट के साथ साथ से ही, लेकिन अगर आपने एम्प्लॉयमेंट के बाद में कोई एडवांस दिया है उसकी रिकवरी कैसे होगी? जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होंगी जो वहां पर जिसकी रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है वहां पर उसके अकॉर्डिंग। फिर है हमारा सेक्शन 15 के अंडर अथॉरिटी अंडर द पावर एक्ट 1936 के अंडर, कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर हमारे जो जो अथॉरिटीज हैं उनके बारे में हम करेंगे सेक्शन 15 के अंदर, कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गazette अपॉइंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर of any labor court, presiding officer of any industrial tribunal, any commissioner for workmen compensation, any other officer with experience as judge of civil court or as a judicial magistrate to be the authority to hear and decide the claims arising out of reductions from the wages or delay in payment of the wages of employed persons. He means ये चार तरीके के उसने जो हमारे अपॉइंट किए हैं लोगों को, चार जो जज भी हैं जिसके अंदर ऑफिसर्स भी हैं, जो सुनेंगे कि अगर डिडक्शन के रिगार्डिंग उनकी कोई कंप्लेंट है एम्प्लॉइज की कि हमारी डिडक्शन बेफालतू की जा रही है, तो उनके वो क्लेम सुनेंगे, या फिर अगर उनको कोई डिले हो रही है, मतलब उनकी कोई भी ग्रीवेंसेस है, कोई भी उनकी शिकायतें हैं, तो उन्हें ये हमारे अथॉरिटीज हैं इसके द्वारा सुना जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। फिर एप्लीकेशन क्या है? Where payment of wages have been delayed or any reduction has been made from wages, the application can be made to the authority. कि means अगर employer ने या तो कोई डिले हो रहा है उसका कारण, या फिर जो हमारे जो वेजेस में हमने डिडक्शन की हैं उसका भी प्रॉपरली एक दिखाना पड़ेगा, आपको एक देना पड़ेगा रीजन कि इस कारण से आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अथॉरिटी को। द पर्सन हिमसेल्फ या तो खुद देगा
एनी लीगल प्रैक्टिशनरी, जो भी उसके अंडर कोई लीगल प्रैक्टिशनर है वो देगा, एनी ऑफिशियल ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग, एनी इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट और एनी अदर पर्सन एक्टिंग विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटी, कि अगर कोई अथॉरिटी की परमिशन से काम कर रहा है तो वो भी एप्लीकेशन दे सकता है कि इस कारण से पेमेंट में डिले हुई है या ये डिडक्शन हमने इस रीजन के कारण की। नेक्स्ट और हमारे इसके अंदर टॉपिक आ रहा है प्रोसेस, कि कैसा प्रोसेस होता है, किस तरीके से अथॉरिटी काम करती है। अथॉरिटी शेल हियर द एप्लीकेंट एंड द एम्प्लॉयर और द अदर पर्सन रिस्पांसिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, या तो एम्प्लॉयर की बात या एम्प्लॉय की बात है। अगर एम्प्लॉयर ने कोई और अदर पर्सन अपॉइंट किया अपने बिहाफ पर पेमेंट करने के लिए तो प्रॉपरली सबसे पहले उनकी बातें सुनती है कि उनके क्या रीजंस हैं, जो भी कंप्लेंट फाइल हुई है उसके अगेंस्ट। The authority may direct the refund to the employed person of the amount deducted or the payment of the delayed wages, कि वो रिफंड भी कर सकती है एम्प्लॉयड पर्सन को या फिर पेमेंट ऑफ डिलेड वेजेस टुगेदर विद द पेमेंट ऑफ सच कंपनसेशन, की कंपनसेशन भी मिलेगी। हमने वर्कमेंट कंपनसेशन एक्ट भी किया है, उसके अंदर कंपनसेशन अगर कोई कैलकुलेट हो रही है तो उसमें कंपनसेट भी अगर एम्प्लॉय की गलती नहीं है और एम्प्लॉयर ने उसे डिडक्ट की है सैलरी तो उसकी वो डिडक्शन तो रिफंड होंगी, साथ में उसे कंपनसेशन भी मिलेगी। The compensation shall not exceed 10 times the amount deducted in the former case and not exceeding 3,000 rupees but not less than 1,500 rupees. It means जो कंपनसेशन है वो जितना भी उसकी डिडक्शन होती है उसकी 10 गुना नहीं होनी चाहिए, 10 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही वो 3,000 से ज्यादा होनी चाहिए, ना ही 1,500 से कम। It means इसके बीच में उसे कंपनसेशन मिलेगी। नेक्स्ट हमारा है नो कंपनसेशन शैल बी मेड इन द केस ऑफ डिलेड वेजेस if the authority is satisfied that the delay was due to bona fide error dispute as to amount payable to the employed person, कि मींस अब उसे कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी डिलेड वेजेस के कारण अगर उसे ये यकीन हो जाता है कि डिले जो है वो दोनों की गलती के कारण है, बोना फाइड है कि कोई डिस्प्यूट चल रहा था चाहे सैलरी के रिगार्डिंग या किसी और कारण से जहां पे एम्प्लॉय की भी गलती है तो उसे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। The person responsible was unable to make payment due to exceptional circumstances even though exercise due diligence, कि मींस उसने अपनी तरफ से एम्प्लॉयर ने पूरी कोशिश की है पेमेंट करने के लिए लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे एक्सेप्शनल हो गए हैं जिसके कारण वो टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाया और उससे डिले हुई है। The delay was due to the failure of employed person to apply for accept payment, कि मींस अगर जहां पर जो भी मोड होता है एक्सेप्ट करने का अगर एम्प्लॉय जो है उसने कोई डिले किया है तो भी उसे कोई कंपनसेशन इस केस में नहीं मिलेगी। इसलिए भी आप कहां अपील कर सकते हो कि an appeal may be preferred from the following orders or directions of the authority, an order imposing penalty whether the employee or the employer under section 15(3). इस सारे हमारे अपील है कि किस किस सर्कमस्टेंसेस में आप अपील कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें पेनल्टीज है मेक contravention of section 5, 7, 9, 11 and 13 of the act by any person responsible for the payment of wages to an employed person punishable with fine which shall not be less than 1,500 rupees but which may not be exceed to 7,500 rupees। कि कोई भी पेनल्टी लगाते हो तो वो 1,500 से कम ही होनी चाहिए और ना ही 7,500 से ज्यादा होनी चाहिए पेनल्टी किसी भी केस में। तो ये हमारा था पूरा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1923 एंड अमेंडेड जो हुआ है 1936, ये दोनों उसके अंदर पूरे कवर हो रहे हैं। हम अपने लेक्चर में अगले लेक्चर में अपना दूसरा एक्ट करेंगे। तो